शिक्षा सिर्फ तथ्य याद करना नहीं बल्कि सोचने और रचने की कला भी सिखाती है। जी हां साथियों, वो शिक्षा ही नहीं जो आपको सोचने की कला ना सिखाए, जो आपको तर्क शक्ति ना दे पाए, जो आपको समझने का विज्ञान ना समझा पाए। जय हिंद साथियों, मैं जय ओझा स्वागत करता हूं आपका चहल एकेडमी को ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो लेकर आया हूं मैं एक और शानदार क्लास आपके लिए करंट अफेयर्स की, जो एग्जाम्स ओरिएंटेड रहेगा। तो देखिए टॉपिक आपका पहला कौन सा आता है, चलिए सबसे पहले टॉपिक हम लोग देखेंगे बच्चों, एक आपका बोर्ड है नेशनल टर्मरिक बोर्ड, यानी कि हल्दी से संबंधित है। आपको पता है हमारे देश में जिस चीज को भी बढ़ावा देने की कोशिश की जाती है उसके लिए एक बोर्ड गठित कर दिया जाता है और उस बोर्ड को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि इस फील्ड को आपको डेवलप करना है। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं हमारे देश में टी बोर्ड पहले से ही है, चाय के लिए पहले से ही है। ठीक है, रबर बोर्ड पहले से ही है। इनका मतलब क्या है कि ये लोग क्या करेंगे, ये चाय को बढ़ावा देगा, ये रबर को बढ़ावा देगा। अब इसी तरीके से जनवरी 2025 में एक डिसीजन लिया गया था कि टर्मरिक यानी कि हल्दी को बढ़ावा देने के लिए नेशनल टर्मरिक बोर्ड का गठन किया जाएगा। ठीक है बच्चे, तो किया गया नो डाउट, ठीक है। लेकिन जून में एक न्यूज आती है कि इसको ऑफिशियली शुरू कर दिया गया है। ठीक है, इसलिए काफी ज्यादा न्यूज में अभी बना हुआ है। ठीक है बच्चे, तो चलिए अब देखते हैं क्या है इसके बारे में सारी की सारी डिटेल्स। ठीक है बच्चे, चलिए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया, जिसके पहले अध्यक्ष श्री पल्ले गंगा रेड्डी हैं। अब देखिए हल्दी की बात करते हैं तो हल्दी में भारत दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। टर्मरिक में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, भारत है, याद रखना आप लोग। ठीक है, हम लोग सबसे ज्यादा हल्दी हम लोग ही उगाते हैं, एक्सपोर्ट भी सबसे ज्यादा हम लोग ही करते हैं और तकरीबन 62%, पूरी दुनिया का 62% हम लोग ही एक्सपोर्ट करते हैं। भाई साहब, इतना ज्यादा हमारे पास हल्दी होती है, ये याद रखना। और हल्दी को अभी तक उतना ज्यादा पहचान नहीं दिया गया था जितने की उसको देने की जरूरत थी। इसी पहचान को दिलाने के लिए यहां पे नेशनल टर्मरिक बोर्ड का गठन किया गया था। ठीक है बच्चे, अब यहां पे आप देखेंगे कि जो हमारे केंद्रीय और किसके अंदर में आता है, केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अंदर में ये आता है। इन्होंने क्या किया इस मंत्रालय ने कि तेलंगाना में निजामाबाद दो है, तेलंगाना में, अब तेलंगाना क्यों भाई साहब, तेलंगाना में कौन सा है, ठीक है निजामाबाद है। ठीक है बच्चे, निजामाबाद एक डिस्ट्रिक्ट है, यहां पे इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है। अब हेडक्वार्टर क्यों बनाया गया यहां पे, क्योंकि तेलंगाना, महाराष्ट्र, मेघालय ये टॉप ऐसे स्टेट्स हैं जो कि सबसे ज्यादा हल्दी उत्पादन करते हैं। यही वजह है कि इन 3 स्टेट्स को अभी टॉप में रखा गया है, यानी कि इस बोर्ड का मेंबर बनाया गया है 3 राज्यों को। ये बात याद रखना आप लोग, क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। चलिए अब जाहिर सी बात है कोई बोर्ड बनेगा तो उसका चेयरमैन भी होगा, तो इसका पहला चेयरमैन का नाम याद रखना आप लोग, पल्ले गंगा रेड्डी। क्लियर पॉइंट, पल्ले गंगा रेड्डी, ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए अब इस बोर्ड को बनाने का पर्पस क्या है। इस बोर्ड को बनाने का पर्पस ये है कि हल्दी उगाने वाले किसानों की मदद करना, उनके प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करवाना, इंटरनेशनल लेवल पे उनकी पहचान बनवाना। आगे 20 राज्यों में, अभी देखिए सारे राज्यों में नहीं, 20 राज्यों में हल्दी के प्रोडक्शन को, उत्पाद को बढ़ावा देना है, क्योंकि 20 ही ऐसे राज्य हैं जहां पे हल्दी उगाई जाती है। क्लियर पॉइंट बच्चे, यहां पे प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, और यहां पे खास करके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को अभी टारगेट किया गया है। ठीक है बच्चे, उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D करना, कि भैया रिसर्च करें कि हल्दी को और ज्यादा कैसे हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हल्दी की और ज्यादा हम लोग किस तरीके से पैदावार बढ़ा सकते हैं, हल्दी का इस्तेमाल कैसे और तरीके से बढ़ा सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहां पे करना इस बोर्ड का काम रहने वाला है। ठीक है बच्चे, उसके बाद क्वालिटी को, सेफ्टी को इंश्योर करना कि भाई क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए उस हल्दी की। ठीक है, उसको फ्यूचर में किस तरीके से बढ़ावा दिया जाएगा, इन सब पे श्योरिटी लेके आना। हल्दी के वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना, डेफिनेटली भारत में पैसा सिर्फ तभी आएगा जब हमारा सामान बाहर बिकेगा, एक्सपोर्ट होगा, तभी बाहर का पैसा भारत में आएगा ना पैसा। तो वही यहां पे क्या कह रहा है, ठीक है, कि हल्दी के वैश्विक एक्सपोर्ट को, वैश्विक व्यापार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना। ये पूरा का पूरा टारगेट है किसका, नेशनल टर्मरिक बोर्ड का। ठीक है बच्चे, आज के पहले ये नहीं था लेकिन अब फिलहाल इसे बना दिया गया है। ठीक है, चलिए बच्चे आगे देखते हैं। अब देखते हैं इंडिया का रोल क्या है हल्दी के मामले में। ठीक है, जिसे हम लोग गोल्डन स्पाइस कहते हैं, गोल्डन स्पाइस के नाम से जानते हैं। और
ये हमारे भारत में सबसे ज्यादा उगाया जाता है, ठीक है। स्वर्णिम मसाला के रूप में जानते हैं। स्वर्णिम मसाला क्यों? ऐसा कोई सब्जी नहीं है, दाल वाल नहीं है जिसमें हल्दी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। खाना पकाने में इसका इस्तेमाल होता है, औषधि में, त्वचा की देखभाल करनी हो, या सांस्कृतिक महत्व भी है हल्दी का। हमारे यहाँ कोई भी ऐसा पूजा पाठ नहीं होता जिसमें हल्दी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। आप देख लो, जनेऊ धारी जब ब्राह्मण होते हैं, जब जनेऊ धारण करते हैं, तब हल्दी का उपटन वगैरह लगाया जाता है, शादी में उपटन वगैरह लगाया जाता है, ठीक है। हल्दी के वो जो हल्दी रखी जाती है चावल के अंदर ताकि उसकी पूजा हो सके, ठीक है। और अलग अलग तरीके के वस्त्रों को कलर भी हल्दी से किया जाता है। जैसे हमारे बिहार में तो क्या होता है, धोती और कुर्ता को पीला रंग शुभ माना जाता है, तो हल्दी पीस के उसके रंग से पीला किया जाता है। इतना ज्यादा हमारा सांस्कृतिक महत्व है हल्दी का, ठीक है बच्चे। चलिए, अब सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? हमारा भारत ही, उपभोक्ता भी और निर्यातक भी है, ठीक है। हमारा तकरीबन पूरे विश्व का 62% व्यापार हल्दी वाला, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ भारत से होता है। ये बात आप लोग याद रख लीजिए। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। अगर हम लोग 2023 और 24 का आंकड़ा देख लेते हैं तो 3.05 लाख हेक्टेयर पे खेतीबाड़ी हुई है। किसकी? हल्दी की। 10.70 लाख टन उपज हुआ है, पैदावार हुई है। और हमने एक्सपोर्ट $226.5 मिलियन का एक्सपोर्ट किया है। कितना? $226.5 मिलियन का, ठीक है। और 2030 तक इसको लेके कहां पे जाना है? $1 बिलियन तक लेके जाना है। ये हमारा नेशनल टर्मरिक बोर्ड का टारगेट फिक्स किया गया है। इस वक्त की बात करें, स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, यानी कि इस बोर्ड में होते कौन कौन है। तो इस बोर्ड में याद रख लेना, ठीक है, 4 मंत्रालय शामिल होंगे, ठीक है। इस बोर्ड में 4 मंत्रालय, 4 मिनिस्ट्रीज शामिल होने वाली हैं। अब वो कौन कौन से मिनिस्ट्रीज होंगी, ठीक है, देखते हैं। एक तो आपका आयुष मंत्रालय हो जाएगा, ठीक है। एक आपका फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड टर्मरिक, कॉमर्स मिनिस्ट्री। ये 4 ऐसे मंत्रालय हैं जो इसमें शामिल होंगे। आयुष मंत्रालय, फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। ये 4 मंत्रालय शामिल होंगे और ये चारों मंत्रालय में से एक एक बंदा, यानी कि 4 बंदे यहाँ पे आ गए और 3-3 राज्य इस बोर्ड के मेंबर बनेंगे। 20 राज्य बताया ना मैंने, 20 राज्यों में इसके प्रोडक्शन को, हल्दी के प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा। तो 3-3 राज्य इसके मेंबर बनेंगे और 2-2 साल के लिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अभी हम बात कर लेते हैं, ठीक है, महाराष्ट्र, तेलंगाना और मेघालय, ठीक है। कौन सा? महाराष्ट्र, तेलंगाना और मेघालय, ठीक है। ये ऐसे 3 राज्य हैं। तो 4 और 3 7 मेंबर हो गए, ठीक है, 7 मेंबर हो गए। और ये जो 3 मेंबर होंगे ना, 3 स्टेट्स होंगे ना, ये कितने टाइम के लिए इस बोर्ड के मेंबर रहेंगे भाई साहब? तो 2 सालों के लिए मेंबर रहेंगे। 2 साल के बाद कोई अगला 3 राज्य आएगा, फिर उसके 2 साल बाद कोई अगला 3 राज्य आएगा। इस तरीके से करके ये मेंबरशिप जो है आपकी बदलती रहेगी। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। हम लोग ओवरऑल अगर बात करते हैं तो देखिए, हल्दी की ना बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो कि भारत में उगाई जाती है। डेफिनेटली उगाई ही जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा, हर चीज में तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए एक बोर्ड की आवश्यकता तो थी, ठीक है। तो जब ये बोर्ड बनाया गया ना, तो उससे होने वाला क्या है, जो हमारा किसान है, ठीक है, किसान बहुत अच्छा इनकम अप कर सकता है, क्योंकि एक ऐसा बोर्ड है जो उसको ट्रेनिंग भी दिलवाएगा, उसके फसल को खरीदेगा भी, उसके फसल को एक्सपोर्ट भी करवाएगा। पहला पॉइंट याद रखना, ठीक है। हल्दी के क्षेत्र में भारत इंटरनेशनल लेवल पर और ज्यादा चमकेगा। चमक तो अभी भी रहा है, लेकिन हमारे आम किसानों को उससे ज्यादा फायदा नहीं हो पा रहा है। आम किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए नेशनल टर्मरिक बोर्ड का होना बहुत ज्यादा जरूरी था, जो कि आज की डेट में हो गया है। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। तो ये पूरा आर्टिकल था नेशनल टर्मरिक बोर्ड से रिलेटेड। चलिए आगे देखेंगे, अगला आर्टिकल आपके लिए क्या आता है। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार, एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025, अभ्यास ब्राइट स्टार की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। क्लियर पॉइंट। चलिए देखिए, एक्सरसाइज ब्राइट स्टार वो एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें इजिप्ट होस्ट कर रहा है। अब देखिए, मिलिट्री एक्सरसाइजेस क्यों की जाती हैं। मिलिट्री एक्सरसाइजेस करने के 2 सबसे मुख्य वजह होती है। सबसे पहला तो यह होता है कि हर एक कंट्री अपने हथियारों का डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहता है, एक प्रदर्शनी करना चाहता है। और दूसरा, युद्ध में जाने से पहले, युद्ध से पहले प्रैक्टिस कर लेना, ताकि हम लोग युद्ध में जाएं तो भैया वो गलतियां ना करें जो कि गलतियां संभावित हैं, हम कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले अगर हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं तो युद्ध में गलतियां नहीं करेंगे और युद्ध जीतने की ज्यादातर संभावना बढ़ जाएगी। इसी वजह से यहां पर एक और एक्सरसाइज स्टार्ट किया गया है, ठीक है, ब्राइट स्टार।
तो मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार जो है इसमें 43 कंट्रीज शामिल हो रही हैं। कितनी कंट्रीज? 43 कंट्रीज शामिल हो रही हैं, याद रखना, ठीक है। 30 प्लस 13 कंट्रीज शामिल हो रही हैं। 30 वो कंट्रीज हैं जो कि फिजिकली इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, यानी कि हथियार लेकर जाएंगी, अपने मिसाइल लेकर जाएंगी, टैंक लेकर जाएंगी और प्रैक्टिस करेंगी युद्ध की। लेकिन ये 13 जो स्टेट्स हैं, 13 कंट्रीज हैं, ये फिजिकली पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। ये क्या करेंगी? वहां पे जाएंगी, ऑब्जर्व करेंगी। ऑब्जर्वर नेशंस हैं कि किस तरीके से एक्सरसाइज किया जा रहा है, कौन कौन से टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, कौन कौन से हथियार शामिल हुए हैं, और कुछ हथियार किसी देश के पसंद आए तो ये लोग खरीद भी सकते हैं, वरना ये सारे टैक्टिक्स को, ये सारे नीतियों को, ये सारे रूल रेगुलेशन को ले जाएंगे अपने देश में और वहां पे अप्लाई करेंगे अपनी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को इंप्रूव करने के लिए। तो ऑपरेशन ब्राइट स्टार जो है 1980 में शुरू किया गया था और 2 सालों में एक बार किया जाता है। मेनली इजिप्ट और अमेरिका यानी कि यूएसए ने इसको शुरू किया था, 2 ही कंट्रीज को होस्ट करते हैं। तो 2025 में इसको इजिप्ट में होस्ट किया गया है, अलेक्जेंड्रिया नामक जगह के ऊपर, और यहां पे भारत की तरफ से तकरीबन 700 प्लस सैनिक गए हैं। ये एक ट्राई सर्विसेज युद्ध एक्सरसाइज है जिसमें कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों ही जाती हैं, तीनों ही पार्टिसिपेट करती हैं। क्लियर पॉइंट बच्चे यहां पे? तो ये शुरुआत किया गया है अभी इजिप्ट के अंदर में, आप लोग देखना, ठीक है बच्चे। चलिए पूरा आर्टिकल देख लेते क्या है। तो बाइनियल यानी कि 2 साल के अंदर में है, ठीक है। 2 साल में एक बार करता है। 28 अगस्त से लेकर के आपका 10 सितंबर के बीच में इसको किया गया। भारत की तरफ से 700 प्लस लोग यहां पे पहुंचे हैं, इस वजह से काफी ज्यादा चर्चे में है। पार्टिसिपेंट्स की बात करते हैं, 43 कंट्रीज हैं यहां पे, 43 जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। 30 जो आपका जो पार्टिसिपेट करने वाली कंट्रीज हैं और 13 आपका ऑब्जर्वर कंट्रीज रहने वाली हैं, ठीक है बच्चे। जो की पार्टिसिपेंट्स इजिप्ट, यूनाइटेड स्टेट्स, सऊदी अरेबिया, कतर, ग्रीस, साइप्रस, इटली, सारे कंट्रीज आपको यहां पे दिखाई देने वाली हैं, ठीक है बच्चे। चलिए इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका जो मेन उद्देश्य क्या है, मेन टारगेट क्या है? देखिए सबसे पहले इसका मेन टारगेट है रीजनल पीस बना के रखना, ठीक है, सिक्योरिटी को और स्टेबल करके रखना। रीजनल पीस मतलब उस पूरे क्षेत्र में शांति स्थापित करके रखना, ठीक है, सिक्योरिटी, सुरक्षा स्थापित करवाना। उसके बाद स्टेबिलिटी बनाए रखना, यानी कि शांति बनी रहे, उथल पुथल ना मचे। दूसरा, मल्टी डोमेन वॉरफेयर रेडीनेस। मल्टी डोमेन वॉरफेयर रेडीनेस का मतलब क्या होता है? हर एक क्षेत्र में प्रैक्टिस करना युद्ध की, हर तरीके से, कहीं से भी अगर कोई समस्या आ जाए तो युद्ध के मैदान में तो उसे हम लोग टैकल कर सके, इस बात की प्रैक्टिस यहां पे करना, ठीक है। जॉइंट प्लानिंग करना, ये सारे 43 देश हैं, ठीक है, मिलके एक साथ प्लानिंग करना सीखेंगे, डिसीजन मेकिंग कैसे होती है सीखेंगे, और ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन यानी युद्ध के मैदान में जो भी ऑपरेशंस होंगे ना, ठीक है, उसमें कोऑर्डिनेट कैसे करना है, ये सारी चीजें यहां पे सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेंगे? इंटरऑपरेबिलिटी। इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के ऊपर निर्भर होना। एक दूसरे के ऊपर निर्भर होकर एक दूसरे को सिखाएंगे, तरीके सिखाएंगे, हथियार शेयर करेंगे, युद्ध में कौन कौन सी नीतियां अपनाई जाती हैं, एक दूसरे को सिखाएंगे, तभी तो इस देश का उसको आएगा, उस देश का उसको आएगा, उस देश का उसको आएगा, और एट द एंड ऑफ द डे, अंत में एक देश 10-12 ऐसी नीतियों से सुसज्जित हो जाएगा, 10-12 ऐसी नीतियां उसको समझ में आ जाएंगी और वो अपने देश में जाकर के इन सारी नीतियों का इस्तेमाल कर सकता है। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या क्या है, इसके एक्टिविटीज क्या क्या है, मतलब ये काम क्या क्या करवाने वाले हैं, ठीक है। लाइव फायरिंग अभ्यास, यानी कि फायरिंग आपको पता है, डू 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 है ना, तो उसकी प्रैक्टिस यहाँ पे करवाई जाएगी, ठीक है। वायु सेना, थल सेना, नौसैनिक सेना यानी कि इंडियन आर्मी और एयरफोर्स, इसको हम लोग ट्राई सर्विसेज भी बोलते हैं, ठीक है, ट्राई सर्विसेज के नाम से जानते हैं। अब ट्राई सर्विसेज इसलिए नहीं, ठीक है, कि यहाँ पे 3 तरीके की सेवाएं हैं यहाँ पे, इसलिए कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों सेनाएं यहाँ पे आपको मिलेंगी, ठीक है बच्चे। उसके बाद आता है कमांड पोस्ट अभ्यास, CPX बोलते हैं इसको। कमांड पोस्ट अभ्यास का मतलब क्या होता है? हर एक कंट्री का कुछ पोस्ट होते हैं ना, जहाँ पे वो पोस्ट हम लोग चौकसी करते हैं, निगरानी रखते हैं, वो पोस्ट से हमारा देश की सुरक्षा मेंटेन की जाती है, वो सारी पोस्ट है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस पोस्ट की सुरक्षा की बात करते हैं, उस पोस्ट की सुरक्षा कैसे की जाएगी इस बारे में भी हम लोग अभ्यास करते हैं, ठीक है। मुख्यालयों में एकत्रित योजना, मतलब जितना भी हमारे पास कंट्रीज वहां पे शामिल होंगे, सारे मिलकर यहाँ पे प्लानिंग करने की कोशिश करेंगे, योजना कैसे बनाते, इन सारी बातों में हम लोग यहाँ पे डिसाइड किया करेंगे। शॉर्ट ट्रेनिंग एक्सरसाइज होगी, उसके बाद सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट इंटरेक्शंस भी होंगे। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का मतलब जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट लोग हैं उनका भी इंटरेक्शन होगा, जैसे कि साइबर
जैसे कि साइबर इंटरनेट का इस्तेमाल कैसे करना है, साइबर सिक्योरिटी का इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है, लॉजिस्टिक्स का इस्तेमाल कैसे करना है। लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि वो सारी की सारी फैसिलिटीज जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले, जैसे रोड हो गया, ब्रिज वगैरह हो गया, सब लॉजिस्टिक्स में आती है, वेयर हाउस गोदाम वगैरह हो गया, सब लॉजिस्टिक्स में आती है, ठीक है। स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, अगर युद्ध के मैदान में आप हो तो कम्युनिकेट किस तरीके से करना है, आप लोगों को अपने साथियों तक बातें कैसे पहुंचानी है, उन तक कैसे पहुंचना है, कम्युनिकेशन कैसे करना है, इन सारी चीजों की यहाँ पे ट्रेनिंग आप लोगों को दी जाएगी, ठीक है। नेवी वाली एक्टिविटीज भी की जाएगी और मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, कि कौन सी जगह है, तो आपका ये इजिप्ट में होने वाला है, और इजिप्ट में कहां पे, अलेक्जेंड्रिया में होने वाला है, ठीक है बच्चे। और भारत की तरफ से किस आईएनएस ने पार्टिसिपेट किया है, तो भारत की तरफ से त्रिकंद आईएनएस ने पार्टिसिपेट यहां पे किया है। त्रिकंद इंडियन नेवल शिप है जिसने पार्टिसिपेट यहां पे किया है, ठीक है बच्चे। तो ये देखिए पूरा, अगर हम लोग कंक्लूजन की बात कर लेते हैं तो ऑपरेशन ब्राइट स्टार जो है 2025 वाला, ठीक है, ये इसका 19th एडिशन रहने वाला है, मतलब हो चुका है 19th एडिशन, और 43 कंट्रीज यहां पे पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। ये इसका ओवरऑल कंक्लूड करें तो ये एक ऐसा मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, नेशनल ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है, ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है, ठीक है, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों पार्टिसिपेट करती हैं, और 43 कंट्रीज को यहाँ पे बेनिफिट होने वाला। 43 कंट्रीज यहाँ पे या तो पार्टिसिपेट कर रही हैं या तो यहाँ पे कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे, ठीक है बच्चे। चलिए अब यहाँ पे आपके पास एक लिस्ट में दिखा रहा हूं जिसमें इंडिया का किस किस देश के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है बच्चे। तो ये कंट्री का नाम, एक्सरसाइज, देन कंट्री, एक्सरसाइज, कंट्री एंड एक्सरसाइज, ठीक है बच्चे। चलिए ऑस्ट्रेलिया के साथ हम लोग एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद, बांग्लादेश के साथ एक्सरसाइज संप्रीति, चाइना के साथ हैंड इन हैंड, फ्रांस के साथ शक्ति, इंडोनेशिया के साथ गरुड़ा शक्ति, कजाकिस्तान के साथ प्रबल दोस्तिक, किर्गिस्तान के साथ खंजर, मालदीव के साथ एक्यूवेरिन, मंगोलिया के साथ एक्स नोमेडिक एलिफेंट और म्यांमार के साथ इम्बेक्स। दूसरा ऑस्ट्रेलिया के साथ ये देखिए, याद रखिए आर्मी का है, ये नेवी का है और ये एयरफोर्स का है, ठीक है। तो अब हम नेवी की बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑसिनडेक्स, ठीक है, बांग्लादेश के साथ INBN कॉर्पेट यानी कि इंडिया बांग्लादेश कॉर्पेट, ठीक है बच्चे। ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका के साथ, ठीक है, IBS मार, और फ्रांस के साथ वरुणा, इंडोनेशिया के साथ इंडो कॉर्पेट, और मलेशिया के साथ इनमैन टेलीकॉप एक्सरसाइज, म्यांमार के साथ इनकॉर्प और इन एमएन बाइलेंट, और ओमान के साथ नसीम एल बाहर। अब हम एयरफोर्स की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश के साथ टेबल टॉप एक्सरसाइज, और इजराइल के साथ एक्स ब्लू फ्लैग 17, ओमान के साथ एक्स ईस्टर्न ब्रिज 4, रशिया के साथ एक्स इंद्रा 17, सिंगापुर के साथ जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग, और थाईलैंड के साथ एक्स सैम भारत, और यूएई के साथ डेजर्ट ईगल 2, यूके के साथ इंद्रधनुष 4 एंड यूएस के साथ रेड फ्लैग 16, और मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज में, ठीक है, एक्स संवेदावित बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं 2 सेकंड के लिए हट जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट यहां पे ले सकते हैं ताकि आप इसकी अच्छे से डिटेल में पढ़ाई कर सके, ठीक है बच्चे। चलिए अब ये सारी एक्सरसाइज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब आने वाले टाइम में इन एक्सरसाइजेस का पार्टिसिपेशन होगा, इन एक्सरसाइजेस को कंडक्ट किया जाएगा, तो ये सारी न्यूज आप लोगों को याद रहेगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कमीशनिंग ऑफ नेवल शिप्स की हम बात कर लेते हैं, ठीक है बच्चे। अब कमीशनिंग क्या होता है, नौसैनिक जहाजों का जलावतरण क्या होता है, कमीशनिंग क्या होता है। देखिए कमीशनिंग का मतलब क्या होता है कि जब हमारे कोई शिप को नेवी को सौंप दिया जाता है कि चलो भैया ये शिप आपकी है, नेवी अब आप इसका इस्तेमाल करो, ना पानी में उतार दिया जाता है काम करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, कमीशनिंग यानी कि जलावतरण। क्या बोलते हैं, जलावतरण के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे 3 ऐसी शिप्स हैं जिनका जलावतरण किया गया है, कमीशन किया गया है, इसी वजह से ये तीनों के तीनों शिप्स काफी ज्यादा चर्चे में रहने वाली हैं, ठीक है बच्चे। अब देखिए INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वागशीर, ये तीनों ऐसी शिप्स हैं जिनको नेवल डॉकयार्ड को सौंप दिया गया है, यानी कि इंडियन नेवी को सौंप दिया गया है। कहां पे, मुंबई के अंदर में, ठीक है बच्चे। चलिए अब तीनों के बारे में देख लेते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। INS सूरत जो है, INS का मतलब क्या होता है, इंडियन नेवल शिप, ठीक है बच्चे। INS का मतलब क्या होता है, इंडियन
नेवल शिप, ठीक है, इंडियन नेवल शिप आईएनएस का ऐसा मतलब होता है, ठीक है बच्चे। तो आईएनएस सूरत की बात कर लेते हैं। तो आईएनएस सूरत एक डिस्ट्रॉयर है, डिस्ट्रॉयर यानी कि दुश्मन की सबमरीन को ध्वस्त कर देने वाला। एक क्रिकेट के मैदान में जैसे ऑलराउंडर होता है ना, तो वैसे आईएनएस सूरत एक ऑलराउंडर है, ठीक है, यानी दुश्मन के एरिया में जाके वापस भी आ जाएगा, ठीक है, दुश्मन के सबमरीन को नष्ट भी कर सकता है। तो ये एक ऑलराउंडर या रेस्क्यू करने में भी काम आता है, ऑलराउंडर का काम करता है ये, ठीक है। ये फोर्थ एंड फाइनल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है अंडर प्रोजेक्ट 15B। अब इंडियन नेवी ने इंडियन नेवी को शिप प्रोवाइड करने के लिए 15B नाम का प्रोजेक्ट चलाया गया था, जिसमें 4 शिप्स देनी थी इंडियन नेवी को, जिसमें से 3 पहले दे चुके हैं और ये चौथी है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, आईएनएस सूरत, ठीक है। ये इंडिया का पहला ऐसा शिप है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड होगा, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही इसको गाइड करेगा। इसमें आदमी तो रहेंगे लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। ये कितना 7400 टन का रिप्लेसमेंट कर सकता है। इसकी लेंथ कितनी है, 164 मीटर। इसकी स्पीड कितनी है, 30 नॉट्स, यानी कि तकरीबन 56-57 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसकी स्पीड है। यानी एक ट्रक की, बस या ट्रक की स्पीड की बात करें तो इतनी स्पीड तो ये पानी में खींच लेती है। आईएनएस सूरत की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है बच्चे। और इसमें इक्विपमेंट आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो इसको, ठीक है, सरफेस टू एयर, यानी कि नीचे से लेकर के एयर में इससे वार किया जा सकता है, ठीक है। एंटी शिप मिसाइल है, यानी इस पे आप एंटी शिप मिसाइल का इस्तेमाल कर सकते हो। कोई ऐसे शिप आ रही है सामने से दुश्मन की, तो इस पे आप मिसाइल रख के धुड़ुम उसको उड़ा सकते हो, ठीक है भाई। टॉर्पेडोज एक ऐसा हथियार है जो कि पानी में वार करता है, ठीक है, पानी के अंदर में वार करता है। तो टॉर्पेडोज के खिलाफ भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर हम अपनी शिप आईएनएस सूरत से टॉर्पेडोज को भी लॉन्च कर सकते हैं दुश्मन के खिलाफ। ये आपका आईएनएस सूरत है, जिसको हम लोग डिस्ट्रॉयर के नाम से जानते हैं, ठीक है बच्चे। उसके बाद आता है आईएनएस नीलगिरी, जो कि फ्रिगेट है, फ्रिगेट, ठीक है। फ्रिगेट का मतलब क्या होता है, जो रडार की रेंज में ना आए, ठीक है। जैसे मान लो ये रडार है, ठीक है, ये रडार है पाकिस्तानी रडार, ये इधर जाके घूम के वापस आ भी जाएगा भारत में, लेकिन रडार की रेंज में नहीं आएगा। इस तरीके से इसको डिजाइन किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक फ्रिगेट शिप है, आईएनएस है, जिसका नाम है आईएनएस नीलगिरी, ठीक है। और एक और जैसे उसका 15B प्रोजेक्ट था ना, इसका 17 प्रोजेक्ट है, ठीक है। प्रोजेक्ट 17A में 7 ऐसी शिप्स देने का वादा किया गया था इंडियन नेवी को, जिसमें से आपका ये पहला है, मतलब लीड शिप है। लीड शिप मतलब सबसे पहले इसे ही उतारा जा रहा है, कमीशन किया जा रहा है, ठीक है। ये एक स्टील्थ एंड एडवांस सेंसर्स इक्विप्ड विद सुपरसोनिक मिसाइल, ठीक है। मतलब ये अलग अलग मिसाइलों को डिटेक्ट कर लेगा, जो दुश्मन की अलग अलग मिसाइल है, इस पे आप डिप्लॉय कर सकते हो, जो कि दुश्मन के एरिया में जाके वार कर सकती हैं, ठीक है बच्चे। और इसका मतलब क्या है, MRSAM मीडियम रेंज, ये मीडियम रेंज वाली मिसाइलों को कैरी करता, बहुत हैवी मिसाइलों को नहीं कर सकता है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अपग्रेडेड गन होगा, ठीक है, कंस्ट्रक्टेड बाय MDL मुंबई। MDL का मतलब क्या होता है, मैसगांव डॉक लिमिटेड, ठीक है, मैसगांव डॉक लिमिटेड और GRS, ये 2 ऐसी कंपनियां हैं जो कि शिप्स डिजाइन करती है, शिप्स बनाती है भारत के लिए, ठीक है। मैसगांव डॉक लिमिटेड मुंबई और इसका गार्डन रिच शिप इंजीनियर्स कोलकाता, ये 2 ऐसी कंपनियां हैं जो कि भारत के लिए शिप बनाती हैं। तो इन दोनों ने ही ये पूरा आईएनएस नीलगिरी बनाया है, ठीक है। आईएनएस वार्कशीर की बात कर लेते तो एक सबमरीन है, पनडुब्बी है, ठीक है। ये 6th स्कॉर्पियन क्लास वर्सेटाइल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, डीजल चलने वाली। इसका मिशन क्या है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, यानी कि सरफेस पे, पानी के सरफेस पे भी अगर युद्ध हो रहा है, एक शिप में 2 शिप के बीच में, पाकिस्तान की शिप और हमारे शिप में, तो ये डायरेक्ट युद्ध कर सकता है, या पानी के अंदर भी डायरेक्ट युद्ध कर सकता है, ठीक है बच्चे, ठीक है। आर्म्ड विद, इसमें कौन कौन सा हथियार लगे, टॉर्पेडोज लगा हुआ जो कि पानी के अंदर में वार करता है, मिसाइलें लगी हुई हैं, और एडवांस सोनार। एडवांस सोनार क्या होता है, एक साउंड की टेक्नोलॉजी होती है जो कि समुद्र की गहराई नापने में काम आती है, ठीक है। तो सोनार भी लगा हुआ है इसमें, मॉड्यूलर, ठीक है। AIP अपग्रेड्स, AIP मतलब एयर में वॉर करने वाले ऐसे हथियार हैं, वो भी बहुत सारे यहाँ पे डिप्लॉय किए गए हैं। तो तीनों के तीनों जो आप लोगों ने देखा, ठीक है, तीनों के तीनों हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, क्योंकि कमीशन किया गया भाई साहब शिप, तो इससे इंडियन नेवी की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है बच्चे। चलिए इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। बेनिफिट्स जो मैंने आपको सारे बता दिए हैं, वही सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है इसमें, ठीक है, जैसे कि समुद्री क्षमताएं हमारे देश की बढ़ जाती हैं, हमारे मैरीटाइम सिक्योरिटी इंप्रूव हो जाती है, रक्षा में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिल रहा है, यानी कि भैया हम लोग खुद का बना रहे हैं। ये याद रखना 75%,
ठीक है, इसमें जितना भी मटेरियल लगा पूरा पूरा इंडिजिनस है, यानी कि भारतीय है। ठीक है, तो रक्षा में आत्मनिर्भरता को हमारे बढ़ावा मिल रहा है। ठीक, घरेलू अर्थव्यवस्था को भी इंप्रूवमेंट मिल रही है। क्यों? क्योंकि हम खुद ही बना रहे हैं ना भाई, इंपोर्ट नहीं कर रहे। पहले इंपोर्ट करते थे तो पैसा हमारा बाहर जाता था, अब वो पैसा बाहर नहीं जा रहा है, सारा का सारा पैसा भारत के अंदर में हमारा आ रहा है। ठीक है, हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी को काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो है उनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। हमारे देश के लिए गर्व की बात भी है कि भैया ग्लोबल डिफेंस में वैश्विक लेवल पर, वैश्विक स्तर पर हमारा डिफेंस, हमारी रक्षा पहुंच रही है। लोग हमारा लोहा मान रहे हैं कि भैया इंडिया ने ये सारी चीजें बनानी शुरू कर दी है। ठीक है बच्चे, चलिए अगला आता है पल्लास कैट। पल्लास कैट, स्मॉल घोस्ट ऑफ द माउंटेन। ठीक है, एक बिल्ली का एक प्रजाति पहली बार देखी गई है, पहली बार हिमाचल प्रदेश में देखी गई, जिसको हम क्या बोलते हैं? पल्लास कैट, जिसको स्मॉल घोस्ट ऑफ द माउंटेन भी कहा जाता है, यानी पहाड़ का छोटा सा भूत। ठीक है बच्चे, चलिए अब देखते हैं चर्चा में क्यों है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हिम तेंदुओं के सर्वेक्षण के दौरान क्या हो रहा था? ठीक है, स्नो लेपर्ड का सेंसस हो रहा था। क्या हो रहा था? स्नो लेपर्ड का सेंसस हो रहा था। ठीक है, सेंसस हो रहा था। अब जब सेंसस हो रहा था तो उसी दौरान, अब लेपर्ड का सेंसस कैसे होगा? जा जाके थोड़ी उनसे पूछेंगे कि भैया आपके परिवार में कितने लोग हैं, जैसे इंसानों का होता है। वो ड्रोन के जरिए फोटो खींची जाती हैं, ड्रोन के जरिए यहाँ पे उनको देखा जाता है, समझा जाता है। ठीक है, कितने कितने तेंदुए यहाँ पे हैं, कितने नहीं, फिर कैलकुलेशन की जाती है। तो उसी दौरान एक ऐसी फोटो आई जो पल्लास कैट की थी, और पहली बार भारत में ऐसा पल्लास कैट देखा जा रहा है, इसलिए काफी ज्यादा न्यूज में रहने वाला है। ठीक है, और न्यूज में रहा भी है। ठीक है, एक दुर्लभ प्रकार का, ठीक है, दुर्लभ प्रकार का बिल्ली है जिसको मनुल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। पहला फोटो मिला था इसका, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये तेंदुए टाइप का यहाँ पे पहला फोटो आपको दिखाई देगा। ठीक है, चलिए इसका वैज्ञानिक नाम देखिए, नेशनल लेवल पे तो हम लोग अलग अलग नाम रख ही देते हैं। ठीक है, लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल पे हमेशा वैज्ञानिक नाम ही याद रखा जाता है, वैज्ञानिक नाम कोई। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? ओटोकोलोबस मनुल, ओटोकोलोबस मनुल है। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम की बात कर रहे हैं। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। अब देखिए इसका हैबिटेट किस तरफ आता है। ठीक है, माउंटेन ग्रासलैंड एंड स्टीपीज ऑफ द सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया के जो आपका जो घास के मैदान है, छोटे छोटे घास के मैदान है, उन घास के मैदानों में पाया जाता है। यानी कि आमतौर पे आप ये कह सकते हो कि भैया ये मध्य एशिया के अंदर में पाया जाता है, पर्वतीय घास के मैदानों के अंदर में पाया जाएगा। क्लियर पॉइंट। बहुत सारे ऐसे देश है जहां पे पहले पाया गया है, लेकिन भारत के अंदर में पहली बार ही पाया गया है। पहले कौन सा? चीन, मंगोलिया, ठीक है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, अफगानिस्तान। ठीक है, भारत में तो अभी पाया गया है। ठीक है, ईरान, पाकिस्तान, नेपाल जैसे कंट्रीज में ये बहुत ज्यादा देखा गया है, लेकिन भारत के अंदर में पहली बार इसकी तस्वीर खींची गई है। ठीक है बच्चे, अब इस जाति की एक स्पेशल प्रोफाइल देख लेते हैं कि ये क्या है, इसका व्यवहार कैसा है, स्वभाव कैसा है। ठीक है, तो ये नेचुरली सिक्रेटिव, रेयरली सीन, यानी कि बहुत ही शर्मीला, बहुत ही स्वाभाविक इसका क्या है? शर्मीला है, गुप्त स्वभाव का है, ना ज्यादा उछल कूद करता है, ना ज्यादा किसी से तू चपड़ करता है। ठीक है, ये चुपचाप से अपना बहुत सीक्रेट तरीके से रहने वाला इंसान है, और बहुत ही कम देखा गया है। छोटे छोटे पैर हैं इसके शरीर पे बहुत ज्यादा फर है, फर मतलब होता है ना रोए, वो बहुत ज्यादा इसके शरीर पे फर मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, इसके कान फ्लैट हैं, कोट कलरेशन प्रोवाइड एक्सीलेंट कैमोफ्लेज, और जो इसका बॉडी का जो कलर है ना वो कैमोफ्लेज देता है। कैमोफ्लेज का मतलब क्या होता है? छलावरण। छलावरण मतलब एटमॉस्फेयर में ऐसे मिक्स हो जाना है जैसे कि आप उसको देख ही नहीं पाओगे। पौधों में जाएगा तो ग्रीन हो जाएगा, फूलों में जाएगा तो उनके कलर का हो जाएगा, तो कैमोफ्लेज उसको बोलते हैं। ठीक है, छलावरण उसको बोलते हैं। तो इस तरीके का ये प्रवृत्ति है, छलावरण वाली प्रवृत्ति रखता है ये, यानी कि माहौल के हिसाब से अपना कलर वलर भी चेंज कर सकता है। ठीक है, अब कंजर्वेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो IUCN जो है अलग अलग लिस्ट जारी करता है, रेड लिस्ट जारी कर लेगा, वल्नरेबल लिस्ट, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो IUCN ने इसको अभी तक खतरे में नहीं माना है, बोला कि ठीक है ना यार, बढ़िया है, अभी खतरे में तो खैर नहीं आया है, रेड लिस्ट में नहीं आया है, यानी चिंता का विषय नहीं है, लेकिन हाँ इसको संरक्षण करने की जरूरत तो है। कोई जरूरी थोड़ी है कि कोई भी चीज रेड लिस्ट में आ जाए तो ही हम उसको बचाने की कोशिश करें, नहीं, हम उसको बचाने की तब तक कोशिश तभी से शुरू कर देंगे जब से हमारे को दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे। एक इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में एक शेड्यूल 1 है, एक शेड्यूल 1 है जो ये बताता है कि इन सारे जीव जंतुओं को कैसे बचा के रखना है, संभाल कर रखना, संरक्षण करके रखना है। और अपेंडिक्स 2 क्या बताता है कि बैन कर देना चाहिए, बैन कर दिया गया है इस तरीके के जीव जंतुओं की हत्या।
वगैरह, इनके स्किन के लिए इनकी हत्या की जाती है, स्मगलिंग की जाती है, तो बैन कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखना कि दो हम एक्ट की बात कर रहे हैं, एक 1988 की बात कर रहे हैं और एक आपका 1972 की बात कर रहे हैं। तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में बताया गया कि इनको संरक्षण करने की जरूरत है अपेंडिक्स 1 में, और अपेंडिक्स 2 की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे हंटिंग यानी इनके शिकार को बैन किया गया है। और साथ में एक और एक्ट पास किया गया था उस वक्त में, याद रखना, ठीक है, कब, 1988 में, और लीगल प्रोटेक्शन एक्ट के नाम से जानते हैं। इसी एक्ट में कहा गया था कि भैया बैन कर दो, ठीक है, यानी कि अगर कोई इसका शिकार करना पाया जाता है तो उस शिकारी को सजा होगी डेफिनेटली, ठीक है। तो यहाँ पे दो आप लोगों को एक्ट याद रखना है, 1972 और 1988, जो कि जानवरों को, जीव जंतुओं को बचाने के लिए एक्ट पास किया गया था हमारे देश के द्वारा, ठीक है। इसका महत्व क्या है? डेफिनेटली महत्व हमारी बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए। आपको पता है इस धरती पे एक चींटी से लेकर के हाथी तक सभी हमारे इकोसिस्टम के लिए जरूरी है, सभी हमारे बायोडायवर्सिटी के हिस्सा है, सभी को हमें बचा कर रखना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा, दुर्लभ पर्वतीय प्रजाति है भाई, बहुत ही कम देखने मिल रही है, यानी कि कहीं ना कहीं इसका खात्मा शुरू हो चुका है, तो इसको अभी से ही बचाने की हमें कोशिश करती रहनी चाहिए, ठीक है। वैज्ञानिक अनुसंधान और पारिस्थितिक निगरानी के लिए आंकड़े प्रदान करता है, ठीक है बच्चे। तो ये क्या बोल रहा है, ठीक है, ये जो आपका जितना भी हम लोग इसका रिसर्च वगैरह कर रहे हैं वो उससे क्या मिलता है हमको? साइंटिफिक रिसर्च एंड इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग मिलती है, यानी कि हम लोग को डेटा मिलता है ऐसे ऐसे प्रजातियों के बारे में। उन डेटा का इस्तेमाल करके हम लोग इनको आगे चल के संरक्षित कर सकते हैं, आगे चल के इन लोगों को हम लोग बचा सकते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए आगे देखते हैं। रानी वेलु नाचियार एक वीरांगना है, ठीक है, जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। और इन वीरांगना का जो जन्म दिवस था, ठीक है, जिसको बहुत ही धूमधाम से नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे सेलिब्रेट करने की कोशिश की है, ठीक है बच्चे। चलिए, इनका जन्म दिवस तो पहले 3 जनवरी को ही हो गया था, 2025 को ही हो गया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी यहाँ पे इनकी सराहना की है, और अभी इनके नाम पे बहुत सारे प्रोग्राम शुरू करने की बात की जा रही है। अब ये नहीं पता कि कौन से प्रोग्राम शुरू की जाएगी इनके नाम पे, लेकिन बहुत सारे प्रोग्राम शुरू करने की बात की गई है, इसलिए इनका नाम काफी ज्यादा अभी न्यूज में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये है कौन, ठीक है। रानी वेलु नाचुआर, ठीक है, प्रधानमंत्री ने सासी रानी वेलु नाचुआर को उनकी जयंती पर याद किया, ठीक है। याद किया मतलब या तो सभी कर रहे हैं, बट इन्होंने बहुत सारे ऐसे अनाउंसमेंट भी किए थे। वो अनाउंसमेंट अभी चर्चे में इसलिए है क्योंकि सभी को लग रहा है कि बिहार में भैया इलेक्शन होने वाला है, इस वजह से नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा मतलब ऐसी योजनाएं लेकर आ रहे हैं जिससे कि जनता खुश हो जाए, ठीक है। पर क्या लेना देना भाई, ये साउथ की रानी है और कहाँ पे बिहार, ठीक है, रिलेट कर सकते हो, ठीक है, कि भैया चलो ना, क्या फर्क पड़ता है, वीरांगना तो देश की वीरांगना है, इस देश की वीरांगना के लिए हम लोगों ने इतना सम्मान दिखाया। हो सकता है कई सारे स्टंट हो सकते हैं, लेकिन जो भी हो, बात तो यही है कि नरेंद्र मोदी ने काफी सारे ऐसी पहल की है इनके वीरता को लेकर के, इनके जीवनी को लेकर के, और इनके नाम पे बहुत सारे ऐसे पहल शुरू करने की बात की जा रही है जो कि महिलाओं को आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगे, ठीक है। इनकी जीवनी की बात करें तो अंग्रेजों से लड़ने वाली ऐसी पहली रानी थी जिसने जीत हासिल की थी, ठीक है, जीत हासिल की थी। तो यहां पे आप देखना, ठीक है, अंग्रेजों से लड़ने वाली पहली रानी जिसने जीत हासिल की थी, और तमिलों के द्वारा इनको वीर मंगई के नाम से जाना जाता है। आगे देखें, शाही पृष्ठभूमि में यानी बैकग्राउंड की बात करते हैं तो रामनाथपुरम की राजकुमारी है, ठीक है, मतलब थी उस वक्त में, और राजा चेल्लू मुथु विजय रघुनाथ सेतुपति और रानी स्कंदी मुथुल की इकलौती संस्थान थी, ठीक है। इन्होंने शिक्षा हासिल की, शस्त्र हासिल किए, वेल्लुरी सिलम्बलम यानी कि जो स्टिक से फाइट करते हैं वो उसकी शिक्षा ली, घुड़सवारी, तीरंदाजी, हर चीज की शिक्षा ली, और साथ में इन्हें उर्दू, फ्रेंच, फारसी हर तरीके की लैंग्वेज बोलने भी आती थी, इस वजह से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है बच्चे। चलिए अब देख लेते हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ इनका युद्ध कैसे शुरू होता है। इनके हस्बैंड को ऑरकुट का जो राजकुमार था, ठीक है, और ऑरकुट ने आर्कोट का जो राजकुमार था, ठीक है, उसने अंग्रेजों के साथ मिल करके इनके पति की हत्या करवा दी थी। उसके बाद इन्होंने अपने राज्य की कमान संभाली और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़े। अपनी छोटी बेटी के साथ मिलकर के 10 सालों तक, तकरीबन 8-10 सालों तक हैदर अली के संरक्षण में भी रही हैं। हैदर अली के पास जाकर उन्होंने उनसे मदद मांगी, उन्होंने कहा कि भैया हमको संरक्षण चाहिए। और वहां पे जैसे इनकी बेटी थोड़ी बड़ी हुई, अपने आप को संभालने लायक हो जाती है, वैसे अंग्रेजों के खिलाफ फिर से युद्ध छेड़ देती हैं और अंग्रेजों के खिलाफ जीत हासिल करती हैं और अपने
सारे के सारे हारे हुए एरियाज को वापस ले लेती हैं और फिर अगले 10 साल तक रूल करती हैं और अंग्रेजों से लड़ते लड़ते इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ब्रिटिश सेना के द्वारा इनके पति की हत्या कर दी जाती है और आने वाले 8-10 सालों तक वो हैदर अली के संरक्षण में रहती हैं। ठीक है, गोपाल नायकर और हैदर अली दोनों मिलकर उनका सपोर्ट करते हैं और 1780 में अंग्रेजों को सफलतापूर्वक पराजित कर दिया उन्होंने और आने वाले टाइम में अगले 10-12 साल तक इन्होंने रूल किया और अंत में यहाँ पे दो भाइयों का नाम आप लोगों को दिखाई देने वाला है। ठीक है, कौन सा? मारुदु बंधुओं को इन्होंने अपनी सारा राज्य प्रदान कर दिया क्योंकि इन्हें तो पता था कि भैया हमें अंग्रेजों से लड़ाई करनी है, युद्ध करनी है, हम राजगद्दी नहीं संभाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मारुदु बंधु हुआ करते थे दो, उनको पूरा राज्य पाठ संभालने को दे दिया और खुद अंग्रेजों से लड़ने लगे और जब अंग्रेजों से लड़ती रही तो लड़ते लड़ते अनफॉर्चुनेटली इनकी मृत्यु हो जाती है 1796 के अंदर में 25 दिसंबर में। तो ऐसी वीरांगनाओं को हमारे देश में याद किया जाता है, लेकिन बहुत ही कम ऐसा मतलब आपको देखने के लिए मिलेगा कि इस तरीके की नारी को, इस तरीके की वीरांगनाओं को हमारे किताबों में जगह दी गई है। आप लोग देखना कई बार ऐसा आप लोगों को दिखाई दिया जाएगा कि ऐसे न जाने कितनी औरतें हैं, न जाने कितनी वीरांगना हैं जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की बलिदान दे दिया है, उसके बावजूद भी उन्हें हमारे किताबों में, हमारी एनसीईआरटी में जगह नहीं मिली है। ठीक है बच्चे, तो ये एक दुर्भाग्य की ही बात है। मैं तो यही कहूंगा कि यार इनके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम आगे देखेंगे। अगला जो आपका आएगा आर्टिकल वो एक्यूट माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन इन सूडान। ठीक है, सूडान से रिलेटेड एक आप लोगों को दिखाई देगा आर्टिकल। ठीक है, सूडान से रिलेटेड आपको एक आर्टिकल दिखाई यहाँ पे देने वाला है। अब ये सूडान का जो आर्टिकल है ये चर्चे में क्यों है? क्योंकि अभी यूनिसेफ, ठीक है बच्चे, यूनिसेफ ने कहा है कि आने वाले समय में, आने वाले अंत 2025 तक जाते जाते तकरीबन 32 लाख बच्चे, ठीक है, सूडान के अंदर में एक्यूट माल न्यूट्रिशन फेस करने वाले हैं। एक्यूट माल न्यूट्रिशन यानी कि इतने पोषण की कमी हो जाएगी कि उनकी मृत्यु तक हो सकती है, इस तरीके से। ठीक है, तो यूनिसेफ का अनुमान है कि सूडान में चल रहे संघर्ष और विकट जीवन की परिस्थितियों के कारण 2025 में 5 वर्ष से कम आयु के 32 लाख बच्चे तीव्र कुपोषण का सामना करने वाले हैं। ठीक है बच्चे, साउथ सूडान में 2 ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से वहां पे ऐसी स्थिति आई है। एक तो साउथ सूडान में पहले से ही एक फैमिन की सिचुएशन है, ठीक है, भूखमरी की सिचुएशन है, सूखा वगैरह पड़ता ही रहता है। उसके बाद सेकेंड सिचुएशन है वहाँ का इंटरनल डिस्टर्बेंस। तकरीबन 2 साल हो चुके हैं यार, 2 साल में वहाँ पे ना मतलब एक सूडान की आर्मी हो गई और आरएसएफ हो गया, दोनों आपस में लड़ रहे हैं वर्चस्व के लिए और दोनों के चक्कर में वहाँ की जनता की हालत खराब हो रही है। तो यही सब कुछ देखते हुए यूनिसेफ ने अपना यहाँ पे एक पूरा अनुमान बता दिया है कि भैया आने वाले समय में अगर ये युद्ध नहीं रुके तो सूडान की जो स्थिति है उसकी वजह से वहां के 5 साल से कम के जितने भी बच्चे हैं उनको एक्यूट, ठीक है, माल न्यूट्रिशन का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, अब देखिए अगला, ठीक है, सेवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन यानी सैम केसेस, ये बता रहा है कि सूडान में किस किस तरीके के केसेस हैं। देखिए अप्रोक्सीमेटली 7,72,000 बच्चे यहाँ पे सफर कर रहे हैं सूडान के अंदर में। किस चीज से? सैम से, सेवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। इसका मतलब क्या होता है? गंभीर तीव्र कुपोषण, यानी खाने के लिए उनको अनाज नहीं है, शरीर के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट वैट जितना भी होता है कुछ भी नहीं मिल रहा उनको, बेचारा उनकी हड्डियां दिख रही हैं ऐसे ऐसे, इस तरीके का वहां पे भूख चल रही है। 7,72,000 बच्चे तकरीबन इसके शिकार हो चुके हैं। ठीक है, जिनका मतलब और इसको कैसे पता किया जाएगा कि हाँ भैया ये एक्यूट सेवियर माल न्यूट्रिशन के शिकार हो चुके हैं? वजन बहुत तेजी से घट रहा है, कमजोरी आ जाती है, संक्रमणों के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता शामिल है, यानी कि बहुत हाईली सेंसिटिव हैं ये बच्चे। क्यों? शरीर में जान ही नहीं तो सेंसिटिव तो होगी ना भाई साहब। ठीक है, एक आपको मच्छर भी इन्फेक्शन फैला के जा सकता है अगर आपका शरीर कमजोर है तो। ये सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं और आगे चल के अगर नहीं बात बनी, नहीं बात सुधरी तो ये मौत के हवाले भी हो जाएंगे सारे के सारे बच्चे, यानी कि आने वाले समय में इनको मौत के लपेटे में भी लिया जा सकता है। सूडान में अकाल भी पड़ा है। ठीक है, अब देखो इनका कारण क्या है। ठीक है, सबसे पहले सूडान में आप देखना है एक अकाल पड़ा हुआ है। ठीक है, तकरीबन 5 ऐसे बड़े बड़े रीजन है, 5 ऐसे बड़े बड़े रीजन है, क्षेत्र है जहां पे सूडान में अकाल पड़ा है, खाने पीने की बहुत ज्यादा दिक्कतें देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेस क्लासिफिकेशन इनको कहा
जा रहा है। पहला पॉइंट तो ये रहा। और दूसरा पॉइंट ये देखा जा रहा है, संघर्ष में भोजन की पहुंच, वितरण और उपलब्धताओं पर को बाधित किया गया है, जिससे अत्यधिक भूख और व्यापक कुपोषण हुआ है। अब ये संघर्ष कौन सी की बात कर रहा हूं मैं, देखिए एक तो आपका यहाँ पे सूखा की बात कर रहे हैं, ठीक है, सूखा आ रहा है, ठीक है, फैमिन आ रहा है, यानी कि अकाल पड़ा हुआ है। और दूसरा, सूडान में संघर्ष चल रहा है, एक लड़ाई चल रही है, ठीक है, उसकी हम बात कर रहे हैं। और लड़ाई किस किस की चल रही है, तो रैपिड सपोर्ट फोर्स, ठीक है, आरएसएफ, जैसे मैंने आपको बताया था आरएसएफ, और सूडान की खुद की आर्मी, सूडान की खुद की आर्मी, और सूडान में ही एक ऐसा मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है आरएसएफ। दोनों ही आपस में लड़ाई कर रहे हैं और दोनों वर्चस्व के लिए लड़ाई कर रहे हैं कि हाँ भैया मुझको वर्चस्व चाहिए, मुझको वर्चस्व चाहिए, ठीक है। इस वजह से सूडान में इतनी बुरी हालत हो चुकी है, जहां पे 5 साल से तक कम के बच्चों को माल न्यूट्रिशन के शिकार हो चुके हैं, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु भी हो सकती है। इस तरीके से यूनिसेफ ने यहाँ पे काफी ज्यादा गंभीर चिंता जताई है, ठीक है बच्चे। चलिए अब देखिए क्या चल रहा है, ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है, तकरीबन 2 साल हो चुके हैं, तकरीबन 2 साल हो चुके हैं, वहां पे हिंसा चल ही रही है, रुक ही नहीं रही है, हजारों लोग मारे गए, मानवीय संकट और गहरा गया है। संघर्ष के कारण 1.2 करोड़ यानी कि 1 करोड़ 20 लाख लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ रहे हैं, जिससे बुनियादी ढांचे पर भी दबाव पड़ा है, असर पड़ा है, ठीक है। चिकित्सा की चुनौतियों की बात कर लेते हैं। डॉक्टर्स, ठीक है, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने चिकित्सा सुविधाओं पर हमलों के कारण अपनी गतिविधियां स्थगित कर दी हैं। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर यानी कि बिना बॉर्डर की चिंता किए डॉक्टर्स जाके एक दूसरे की हेल्प कर सकते थे, लेकिन इस पॉइंट पर भी यहाँ पे डॉक्टर्स की उन गतिविधियों पर भी यहाँ पे हमलों की वजह से रोक लग चुकी है, ठीक है। यानी कि वहां लोग मर रहे हैं, डिजीजेस हो रही हैं, उन लोगों को बीमारियां हो रही है, माल न्यूट्रिशन से मर रहे हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स वहां पे कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे हमले इस तरीके से चल रहे हैं, ठीक है। निलंबन के कारण कुपोषित और घायल लोगों की देखभाल में बाधा आ रही है, यानी कि लोग परेशान तो है लेकिन उनको घायल हो चुके हैं, उनके देखभाल में भी प्रॉब्लम आ रही है, उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में भी काफी ज्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। ये सारी की सारी चिंताएं जताई जा रही हैं यूनिसेफ के द्वारा, ठीक है बच्चे। चलिए तो अब यूनिसेफ के बारे में बात कर लेते हैं। यूनिसेफ क्या है? ये चिल्ड्रन के जो बच्चों के लिए बनाया गया, चिल्ड्रंस राइट्स, बच्चों के अधिकारों के लिए बनाया गया था। 1946 में बनाया गया था, दिसंबर 11 1946 को, ठीक है। हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। गवर्नेंस की बात कर ले, यानी कि किस तरीके से चलाया जाता है इसको, तो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल लेड बाय एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। यूनिसेफ का एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, जैसे कि चेयरमैन होता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, वैसे ही इसका एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा जो इसको लीड करेगा, ठीक है। इसको फंड कहां से मिलता है? तो वॉलंटरीली कंट्रीब्यूशन फ्रॉम गवर्नमेंट्स, इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट्स, ठीक है। यानी कि ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको जबरदस्ती लोन देना ही हमें हेल्प करनी पड़ेगी। तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि डोनेशन पे काम करती है, जिसको डोनेशन करना है डोनेशन कर सकता है, ठीक है। यानी सरकार हो गए, व्यक्ति हो गए, या कुछ भी, कोई भी ऐसे लोग, ऑर्गेनाइजेशन बड़ी बड़ी इसको डोनेशन दे सकती हैं, और डोनेशन देने के साथ ही साथ, ठीक है, ये उन्हीं डोनेशन से काम करता है, ठीक है। अभियान इसने जैसे कि एंड वायलेंस को खत्म करने के लिए, हर एक बच्चा हमारे लिए स्पेशल है, एवरी चाइल्ड अलाइव, ठीक है, फॉर एवरी चाइल्ड, इस तरीके के बहुत सारे कैंपेन इसने चलाए हुए हैं, ठीक है। इसको मान्यता 1965 में दी गई, ठीक है, और 1965 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। मान्यता इसको 1946 में मिल चुकी थी, ठीक है। 1965 में इसको नोबेल शांति पुरस्कार से भी नवाजा गया था, ठीक है। ओवरऑल अगर बात करते हैं तो सूडान पे फिर वापस चलते हैं, कंक्लूजन में देखते हैं। सूडान जो है, ठीक है, इमरजेंसी क्राइसिस में घिरा हुआ है। अभी फिलहाल उसको ये चाहिए कि पूरी दुनिया मिलकर उसकी सपोर्ट करे, पूरी दुनिया एक तरीके से उसको देखे, पूरी दुनिया एक तरीके से हेल्प करे, एकजुट हो जाए, खाने पीने की जो संभावनाएं है वो वहां तक पहुंचाए, मेडिकल फैसिलिटीज पहुंचाए, और खासकर यूनाइटेड नेशन में आवाज उठाई जाए कि जो सूडान के अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रही है आरएसएफ और सूडान आर्मी की, वो वॉर को रोकी जाए, वो इंटरनल डिस्टर्बेंस को रोका जाए, जिससे कि आम जनता तो डेफिनेटली परेशान हो ही रही है ना यार, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आप लोग देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी बुरी स्थिति हो चुकी है सूडान के अंदर में, ठीक है बच्चे। तो एक बार मैं छोटा सा रिवीजन आपको दे देता हूं, ठीक है, कि यूनिसेफ ने साफ कह दिया है कि सूडान के अंदर में आने वाले कुछ समय में, यानी कि 2025 के अंत तक जाते जाते तकरीबन 32 लाख बच्चे माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाएंगे, और जिससे उनकी मृत्यु भी हो सकती है। इसके 2 इंपॉर्टेंट रीजन आपको
आपको मैंने बताए हैं। पहला रीजन ये आता है कि वहां इंटरनल डिस्टर्बेंस चल रही है एक सूडान की आर्मी और वहीं पे एक मिलिटेंट ग्रुप है आरएसएफ, दोनों में सुप्रीमेसी के लिए, वर्चस्व के लिए लड़ाई चल रही है, जिससे कि आम जनता को बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है। खाने पीने की चीजें बर्बाद हो रही हैं, बिल्डिंग गिर रही हैं और यहां पे हजारों जाने जा चुकी हैं। डॉक्टर्स घर छोड़ के भाग रहे हैं, बिल्डिंगें कोलैप्स हो रही हैं। अब डॉक्टर्स ही घर छोड़ के भाग जाएंगे, डेफिनेटली क्लिनिक बंद कर देंगे, तो इलाज किस तरीके से होगा? ये एक चिंताजनक बात है सूडान को लेकर के, जो यूनिसेफ ने स्पेशल मेंशन करके बताया है कि पूरी दुनिया को यहां पे सूडान की तरफ देखना चाहिए, पूरी दुनिया को सूडान की हेल्प करना चाहिए। आह्वान किया है पूरी दुनिया को कि आओ और एकजुट होकर सूडान का साथ दो, सूडान की हेल्प करो यहां पे। ठीक है बच्चे, तो ये पूरा जो आर्टिकल था मैंने आपको बता दिया है और ये आज का पूरा सेशन है। मिलेंगे अगले सेशन में अगले कुछ ऐसे ही आर्टिकल्स के साथ जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।